बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ जिसको इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर रखा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, 2018 के इलेक्शन की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं तो करवाएं, 2024 के इलेक्शन की भी तहकीकात करवाएं और एक गैर जानिबदार तरीक़ेकार से ये होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम शहबाज शरीफ का ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। इलेक्शन 2018 की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहकीकात सिर्फ 2018 नहीं बल्कि 2024 के इंतखाबात की भी होनी चाहिए। 2014, 18 और 24 इन तमाम इंतखाबात का जामे जायजा लिया जाए। ये 14 में नहीं 13 में हुए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। 4 हल्के खुलने पर संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई थी। उस वक्त की हुकूमत ने वसी तहकीकात से गुरेज किया था। 2018 के बाद इमरान खान ने हर हल्का खोलने की पेशकश खुद से की थी। अपोजिशन जिस हल्के की निशानदेही करती, पीटीआई हुकूमत उसे खोलने के लिए तैयार थी। 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। सियासी इंतकाम और उम्मीदवारों को जेलों में डालने के वाकयात सामने आए हैं। ये तो बड़ा जुल्म है। एक एक पाकिस्तानी जानता है जो कुछ किया गया 2024 के इंतखाबात में। वो कुछ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चैलेंज करना शुरू हो गए कि जनाब सबसे पहले मेरा हल्का खोल दें, 2018 का भी खोल दें और 2024 का भी खोल दें। वो जो सियालकोट से डार फैमिली है वो कहते हैं जी हमारा इलेक्शन खोलें, 2013 का भी, 18 का भी और 2024 का भी। हर कोई ये कहता है कि हल्का खोलें। मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर है वो नवाज शरीफ का हल्का खोल दे तो पूरे इलेक्शन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी के सर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एक्चुअली ये सारा इलेक्शन पीएमएलएन ने 2 बंदों के भरोसे पे लड़ा था, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एक नवाज शरीफ। कादी फायद ईसा भी था उस वक्त। तो इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था इन लोगों के सर के ऊपर रख के, और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो ये नवाज शरीफ का एक हल्का खोल ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबराह है वही नहीं जीता तो फिर कौन जीता? फिर तो कोई जीत ही नहीं सकता ना। अगर नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन अपने जाती हलके से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार गया तो फिर कहां जीतेगा? नवाज शरीफ ने 2 इलेक्शन लड़े, एक लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में हजारा में, वो भी हार गया, और एक इलेक्शन लड़ा लाहौर में यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी हार गया। फिर नाराज हो गया। जब नवाज शरीफ साहब रुस गए तो नवाज शरीफ साहब को एक फॉर्म 47 जाली पकड़ा दिया गया। लेकिन वो फॉर्म 47 जाली जारी करने के लिए किया ये गया कि बंदोबस्त करके वहां से आरओ को ही तब्दील करना पड़ा, क्योंकि आरओ इतनी बड़ी धांधली के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोले सब पता चल जाएगा। ईमान ताहिर साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया। ये अटक से इनकी एमएनए की 2 सीटें हैं। अटक में वैसे एमएनए की 2 ही सीटें हैं और वो दोनों के अंदर ये खानदान बड़ा मकबूल है। वो कहती है चैलेंज है, सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असम्बली के हल्कों के 2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें। एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, अब वही बात के चोर मचाए शोर। बहरहाल ये एक और चैलेंज सामने आ गया। ईमान मदारी साहब भी कह रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि सबके हल्के खोलने के बजाय एक नवाज शरीफ का हल्का खोले। पूरे इलेक्शन में वही हुआ है जो नवाज शरीफ के हल्के में हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी के हल्के में भी वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का एक हल्का खोले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नादरीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी गए हुए हैं पाकिस्तान में और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवाए जाए। कुछ जो मकामी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम है वो भी कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी इस मामले में आए हैं, अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया, कुछ और लोग भी आए। अब जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं दोनों जानिब, उनसे कुछ खबरें बाहर आई हैं। मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वो उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी कोशिशें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने लोगों ने भी दोनों तरफ मुज़ाकरात किए वो ये कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो काफ़ी लचक दिखा रही है बहुत सारे मामलात में। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे हैं कि ठीक है हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए, हमें गद्दार ना कहा जाए, जुल्म और ज्यादती बंद की जाए और बैठकर आप हमारे मुतालबात को सुने तो सही संजीदगी के साथ, और जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे किए जाए। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो काफी लचक दिखाती है, बातचीत करने में संजीदगी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल लचक नहीं दिखाते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पे लिया हुआ है। उन्हें ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर में
जो रेजीम के ऊपर उनका हमेशा से कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल उनका चला जाएगा अगर ये लोग सस्टेन कर गए तो। उन्हें ये लगता है कि ये जो आवाजें उठ गई हैं आजाद कश्मीर से और नौजवान इनके पीछे चल पड़े हैं, खवातीन इनके साथ चल पड़ी हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम की ताकत, आजाद कश्मीर के अवाम, उनकी हमायत, उनकी ताकत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल गई है। अगर ये अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ लेकर उठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। ये अपने बाकी मुतालबात भी पूरे करवाएंगे और हर तरह का जो कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके जरिए से आजाद कश्मीर के वसाइल पे काबू किया जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि इनको मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आजाद कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लगभग ये कह दिया गया एक मीटिंग के अंदर कि इनको तो एलिमिनेट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तो मार देंगे। और ये मुझे मेरे एक ऐसे सोर्स ने बताया जो बराह रास्त कहता है जी मेरी उन लोगों से बात हुई जो बातचीत कर रहे हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट इसको ऐसे ले रही है कि क्योंकि आजाद कश्मीर में हमारा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, लिहाजा ये कंट्रोल के रास्ते में एक रुकावट है जो मुस्तकबिल में और ताकतवर और बड़े होते चले जाएंगे। लिहाजा इनको कुचल के खत्म कर दिया जाए। अगर ये बच गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार और उसका सूरज गुरूब हो जाएगा आजाद कश्मीर में, जैसा कि अमली तौर पे पाकिस्तान में हो चुका है। अब एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो ताकत के बलबूते पे उन्होंने किया। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना वो डरा के काम चलाती है, लेकिन पिछले चंद सालों से एस्टेब्लिशमेंट मार के काम चला रही है। ये टॉर्चर कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस लेवल तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती होती और ये आखिरी हरबा होता है, आखिरी हल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। वो गोली चलाने वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आखिरी ऑप्शन होता है। लिहाजा आजाद कश्मीर के लोगों को डटे रहना चाहिए मेरे ख्याल में अपने हकूक के लिए, और जो लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट में दबाव डालना चाहिए कि अब बातचीत करें। देखिए अगर बातचीत के जरिए से आज अगर ये लोग 4 कदम पीछे भी चले जाते हैं ना आजाद कश्मीर के लोग, तो याद रखिएगा ये जो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे ना यहीं से इन्हें ताकत मिलेगी और फिर ये लोग और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी हो रही है नाज़रीन जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए आजाद कश्मीर से पानी आता है, बहुत सारी चीजें वहां से आती हैं, इसी तरह नीचे से गंदम जाती है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहां पे नौजवान वीडियोस बना बना कर लगा रहे हैं, मुझे मेरे मोबाइल फोन पे भी भेजी, मैंने वो देखी वीडियोस। वो जो रास्ते आ रहे हैं आजाद कश्मीर की जानिब, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो भरे हुए हैं गंदम के साथ। तो जो गंदम लोग लेकर आजाद कश्मीर में जाना चाहते हैं वो ट्रक रोके हुए रास्ते में, दर्जनों ट्रक है। अब ये गंदम जाएगी मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के अंदर, वहां पे आटा बनेगा, शहरियों को दिया जाएगा, तो खुराक की किल्लत कम होगी। अब वहां पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो है वो शहरी या मैदानी इलाकों से उधर पहाड़ों की तरफ जाती हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आजाद कश्मीर है। इसी तरह वहां से बहुत सारी चीजें नीचे आती हैं, जिनमें सबसे अहम जो चीज है वो पानी है, बिजली है, वो वहां से आती है। अब ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं जब वो अपने मुतालबे के लिए निकले, देखिए जो लोग सड़कों पे हैं वो अब 5% होंगे, बाकी सारे लोग तो सड़कों पे नहीं आते ना। हर घर में से एक आधा आदमी निकलता है, या हर मोहल्ले में से वो 2-4 बंदों को डिप्यूट करते हैं, ये 4-5 बंदे जाएंगे एहतजाज में, हमारी नुमाइंदगी हो जाएगी। सारे के सारे लोग तो नहीं आते। अब वो जो लोग जो अपने घरों के अंदर हैं, वो जो लोग वहां पे रहते हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा? तो गंदम के ट्रक रोके हुए, बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया कि लोग शिकायत करते हैं कि अद्वियात और खुराक जो आप लेकर जा रहे हैं आजाद कश्मीर में पहाड़ों की जानिब, रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें जाया करवाती है। वो कहते हैं जी खुराक और अद्वियात ये 2 चीजें आप जाया कर दें, ये आप आजाद कश्मीर में नहीं ले जा सकते। ये कितने अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। उनकी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। ये सप्लाई बंद करके इन्होंने वो किया कि इसका जवाब ये कभी नहीं दे पाएंगे। कल को ये कहेंगे हमने तो नहीं बंद की थी, वो तो लोगों ने बंद कर दी थी, वो तो सिक्योरिटी का रीजन था, ट्रक लूटे जा सकते, ये बहुत 100 कहानियां सुनाएंगे। लेकिन वहां पे इस तरह कुछ भी नहीं है, हमने नहीं देखा। वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशन गोई की नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने, बड़ी अजीब पेशन गोई की है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं पेशन गोई करता हूं कि अगला बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। यानी उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले साल नहीं होगी, वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी की हुकूमत अगले साल होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन गंडापुर को जब भी मौका मिला उन्होंने मौका जाया कर दिया। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, एक बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी वाला, लेकिन जब कभी गोली खाने का मौका आया या सामना करने का मौका आया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो अपने मुंह से कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, वो वहां से चले गए लोगों को छोड़ के, और लोगों ने गोलियां खाई। अब सुहेल अफरीदी साहब ये पेशगोई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सुहेल अफरीदी साहब की अपनी हुकूमत तब तक मौजूद हो या ना हो,
क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल को इतना वफादार वजीर आजम नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अर्दली उसे कभी नहीं मिलेगा फील्ड मार्शल को। और जो फील्ड मार्शल है वो शहबाज शरीफ की और इस पूरे सिस्टम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि इन्हें भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर रख के पूरी पार्टी को मारता चला जाए, मारता चला जाए, मारता चला जाए। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तो सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कोई आइडिया है कि ये आपस में लड़ने वाले हैं या ऐसा कुछ है कि इनका खात्मा होने वाला है, तो फिर तो वो पेशगोई कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। या हो सकता है सुहेल अफरीदी के पास कोई ऐसा आइडिया हो कि बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक वो खड़ी करने जा रहे हैं, मुमकिन है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम तो किया बलूचिस्तान में। बारंग बलोच साहिबा की मर्जी के खिलाफ जो वकील उनके वकील के तौर पे सामने आया था, जिसे सरकार और एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उसका नाम है इकबाल शाह एडवोकेट। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग का सदर था बलूचिस्तान का पहले। तो तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया है, बाकायदा इस पे स्टेटमेंट जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इतला दी जाती है कि इकबाल शाह एडवोकेट को पीटीआई से फारिग कर दिया गया है, लिहाजा इसके नाम के साथ पीटीआई का नाम ना लिखा जाए। पीटीआई के ओहदेदारान, मेंबरान, कारकुनान और सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन इकबाल शाह एडवोकेट को तमाम ग्रुप से फौरी तौर पे रिमूव करें। यानी जिस जिस जगह पे ये मौजूद है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी और जगह पे, जहां जहां ये शामिल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में और दीगर चीजों में, इस आदमी को फौरन निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने मारंग बलोच और बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के साथ खड़े होने का कहा था, और जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो किसी और वकील ने अपने आप को पेश नहीं किया। ये इस वकील ने अपने आप को पेश, एक एक बैरक में जहां पे 4 बंदों की जगह है, वहां पे 40 बंदे भी बंद किए होते हैं इन्होंने। मैं जब जेल में था तो इस एक बात के ऊपर लड़ाई हो गई कैदियों में। ये मुझे आज वाकया याद आ गया कि वो बंदा जो एक छोटा सा वॉशरूम अंदर बना हुआ था ना सेल के अंदर, वो उसके अंदर नहाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका पानी उछल के बाहर आ गया, तो बाहर एक बंदा लेटा हुआ था, उसके ऊपर पानी गिर गया। वो जंग लगी वहां पे अंदर ही, मार मार के एक दूसरे को उन्होंने बुरा हाल कर दिया। पूरी जेल के अंदर रोला पड़ गया जनाब, सारे भाग के आए। बाद में बंदों को बाहर निकाल के टॉर्चर कर रहे हैं, सबको सुनवा रहे हैं कि देखो हम इन्हें मार रहे हैं, रात तक मारते रहे। ये मैं आपको लाहौर वाली जेल की बात बता रहा हूँ। तो सुहेल अफरीदी साहब ने वहां पे जनाब मरियम नवाज ने अपने रोने धोने शुरू कर दिए कि जनाब जेल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कैदे तन्हाई में रही, मुझे किताबें भी नहीं मिलती थी, मुझे सब झूठ और फ्रॉड। मरियम नवाज की वीडियो मुझे नैब के ऑफिसर ने खुद दिखाई थी। जब मरियम नवाज वहां पे कैद थी तो नैब के ऑफिसर ने मुझे खुद वीडियो दिखाई मरियम नवाज की, जिसमें मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल कर रही थी वहां पे कैदी के तौर पे। जेल में तो सिग्नल नहीं आते, ये जब नैब के पास थी वहां पे कैद में। पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी किताबों की, टीवी लगा हुआ था, बेहतरीन माहौल था, हर चीज में असर थी। ऐसा बेड लगा हुआ था और कमरा जो था वो पूरा का पूरा इस तरह था जैसे कोई बेडरूम होता है। और वहां पे मरियम नवाज उनको धमकियां लगा रही थी, और वो एक पुलिस वाली थी जिसने लाके वो टेलीफोन दिया था मरियम नवाज को। और वो पुलिस वाली का जब फोन पकड़ा गया तो उसके अंदर मरियम नवाज को गुड़िया बाजी कह के बुलाती थी। बाद में ये बात साबित भी होगी कि मरियम नवाज को घर में गुड़िया बाजी कहते हैं। ये इनकी जेल थी। नवाज शरीफ को रोजाना जेल के अंदर 22 बंदे मिलने जाते थे, एवरेज निकालें तो एक एक दिन में 150-150 बंदे की भी नवाज शरीफ साहब ने भुगताया जेल के अंदर बैठ के। इनकी जेल जेल नहीं थी। ये कहानियां सुनाते हैं, मेरी शुगर लो हो गई तो मैंने कपड़े इस्त्री किए फ्राई पैन के साथ, तो मैं जनाब कहते तन्हाई में चली गई, तो इतने गम और दुख। और जो जेल मरियम नवाज देखने के लिए गई वजीर आला बनने के बाद, जनाब मुझे वो जेल दिखाई जाए तो वो जेल अगर आप देखें तो चंगा भला कमरा है, उसके अंदर एसी लगा हुआ है, उसके अंदर सारी सहूलियात है, उसके साथ वॉशरूम अलग अटैच वॉशरूम है उसके साथ। इमरान खान का कमरा देखें ना, कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। ये झूठो झूठ चुताली इन्होंने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ कि ये कहानी सुनाएंगे लोग यकीन कर लेंगे। सुहेल अफरीदी उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए चीफ जस्टिस कि आप मेरे इलाके के हैं, मेहरबानी करें और अडियाला जेल से इस्लाहात का आगाज करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो सहूलत दी जाए और उनके बेटों के साथ उनकी वीडियो लिंक पे बातचीत करवाई जाए, और इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। ये तरले मिन्नत और वास्ते दिए जा रहे हैं, मेरे इलाके के हैं आप। यार ये क्या कमजोरी है, ये क्या तरीके? आप कानून की और इंसाफ की बात करें। ये मुल्क उसूलों के साथ चलेगा, तरले और मिन्नतों के साथ और झूठ के साथ नहीं चलेगा। एक वजीर आला वो तरले मिन्नतों पे उतरा हुआ है, वो रिक्वेस्टें कर रहा है जनाब मेरे साबिक वजीर आजम की, मेरी पार्टी के लीडर की मुलाकात करवा दें, और दूसरी वजीर आला झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। तो इस तरह ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। और यही तरीका वारदात है एस्टेब्लिशमेंट का। वो दबाती है दबाती है दबाती है और उसके बाद जनाब दूसरे को ले आती है, फिर इसको ले आती है। वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, आपस में लड़ते जाओ, एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार मजबूत करते जाओ। बलूचिस्तान का वजीर आला वहां बैठा हुआ है जहां पे निजी जेलें हैं आज भी। सरफराज भुगटी वहां बैठा हुआ है, मुंह उठा के चीफ जस्टिस की कौमी कॉन्फ्रेंस में चला गया जिस सूबे के अंदर आज भी निजी जेलें हैं।
मैंने खुद देखी है, मुझे इल्म है, मैं जानता हूं कहां कहां पे निजी जेलें हैं और वो कायम है, और वो इनके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने वो जेलें बनाई हुई हैं, उनके अंदर वो बंदों को बंद करते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं। ये एक वीडियो आई अभी, एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। इस वजीर आला का बनता है किसी भी कौमी कॉन्फ्रेंस में जाना। ये इंतहाई तशवीशनाक इतला है। शाहिद हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि वद के करीब कोयटा कराची कौमी शाहराह, ये जो कोयटा से कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह है ना, वहां पे नामालूम मुसल्ला अफराद खड़े हुए हैं और उनकी मौजूदगी में भारी मशीनरी लाई गई है। वो मशीनरी लेकर आए और एक्सीवेटर के जरिए से एक जो अहम राबता पुल है जो बलूचिस्तान को कराची के साथ मिलाता है, उस पुल को गिराया जा रहा है। ये देख लें आप, ये हो रहा है कि जो पुल बलूचिस्तान को कराची के साथ कनेक्ट करता है, शाहिद हुसैन साहब ने वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो के मुताबिक उस पुल को गिराया जा रहा है ताकि कराची का या सिंध का बलूचिस्तान से राब्ता काट दिया जाए। मुसल्ला लोग वहां पे खड़े हुए हैं, हैवी मशीनरी के साथ गिरा रहे हैं। और उस सूबे का जो वजीर आला है वो किधर है? वो जनाब कौमी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। हद हो गई है वैसे। और ये मनाजिर देख के मैं हैरान रह गया। और वजीर आला कहता है कि बलूचिस्तान का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां हुकूमत की रिट ना हो। मैं बलूचिस्तान के वजीर आला को 4 इलाके बताता हूं बगैर सिक्योरिटी के, वहां जाकर मुझे दिखा दें। 4 क्या 40 इलाके बताता हूं मैं बगैर सिक्योरिटी के, मुझे वहां पे जाके दिखा दें। सवाल ही पैदा नहीं होता ये मगरिब के बाद घर से भी बाहर निकल आए। ये जब तक पूरी फौज इनके साथ ना चले, ये अपने इलाके में नहीं जा सकते। नाजरीन, पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे, और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल मजीद खराब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे मुमालिक हैं जो हमसे ज्यादा बुरे हैं, और वो तीनों मुमालिक के जब मैं नाम लूंगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहां तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है, यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहां पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, मिलियन के करीब वहां पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहां 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहां पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहां पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं। उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है। इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजीरिया, ये वो सारे मुमालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। चाड, माली, इंडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है, और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया। पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया, और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। 4थे नंबर पे आ जाए। ये आपने किया पाकिस्तान के साथ, और ये आपसे नहीं कर रहे, ये 70 सालों से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है, पता कैसे? आप पाकिस्तान में दूसरा पासपोर्ट ही बंद करते हैं। इनसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लें, ऑफिशियल पासपोर्ट वापस ले लें, ब्लू पासपोर्ट वापस ले लें। आप हुक्मरानों का, उनके बच्चों का और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एक जैसा कर दें। मैं आपको गारंटी करता हूं चंद सालों के अंदर हमारी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो आदमी जितने दिन नौकरी करे ना, जब तक वो बड़े अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है और उसको जरूरत है ट्रेवल करने की, उस टन्योर के लिए उसको मखसूस पासपोर्ट सिर्फ दिया जाए बस। वजीर आजम है या सदर है या कोई काबीना का मेंबर है जिसको ट्रेवल करना है, वजीर खारजा है,
बस यहां तक काफी है ना? या वो लोग जो